कहानी की शुरुआत एक साधारण नौकरी करने वाले आदमी से होती है, जो अपनी थका देने वाली जिंदगी के बारे में बताता है। हर दिन लंबे समय तक काम करना, भीड़ भरी ट्रेन में सफर करना और बिना आराम के जीना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन एक दिन उसकी मौत हो जाती है और उसका पुनर्जन्म एक दूसरी दुनिया में एक जागीरदार के बेटे के रूप में होता है। इस नई दुनिया में वह सोचता है कि अब वह अपने गांव को बदलकर एक बेहतर जगह बनाएगा। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके हाथ बहुत छोटे हैं। तभी उसे एहसास होता है कि वह एक छोटे बच्चे के शरीर में है। वो खिड़की तक जाता है और बाहर गांव का नजारा देखने लगता है। तभी उसकी एक नौकरानी भागते हुए आती है और कहती है कि खिड़की के पास जाना खतरनाक है। वह जवाब देता है कि वह तो बस बाहर का सुंदर नजारा देख रहा था। ये सुनकर नौकरानी हैरान रह जाती है, क्योंकि सिर्फ 2 साल का बच्चा इतने मुश्किल शब्द कैसे बोल सकता है। वह सोचने लगता है कि आखिर वह किस दुनिया में आ गया है। तभी उसे याद आता है कि इस लड़की का नाम टिल है और वो उसकी निजी नौकरानी है। उसका अपना नाम वैन नेर्टियो है। उसके पिता का नाम मार्कस याल्पा है और उसके 3 बड़े भाई हैं, मर्सिया, जार्ड और सेस्टो। टिल उसकी सारी बातें सही बताती है, लेकिन फिर भी वैन को समझ नहीं आता कि आखिर ये जगह कौन सी है। कुछ देर बाद पूरा परिवार नाश्ते के लिए इकट्ठा होता है। वहाँ नौकरानियां वैन की हर छोटी बात की तारीफ करती रहती है। वह मन ही मन सोचता है कि क्या वह कोई बहुत बड़ा खास इंसान है। तभी उसे पूरी तरह याद आता है कि उसका इस दुनिया में दोबारा जन्म हुआ है और जापान वाली पिछली जिंदगी की सारी यादें अब भी उसके साथ है। नाश्ते के दौरान उसके पिता याल्पा पहले जार्ड से पूछते हैं कि आज वो क्या पढ़ने वाला है। जार्ड बताता है कि वह आग के जादू और युद्ध की रणनीति सीखेगा। फिर वह सेस्टो से पूछते हैं और वह कहता है कि आज वो जादू की पढ़ाई करेगा। जब वैन की बारी आती है तो वह कहता है कि वो इस देश की संस्कृति और इतिहास पढ़ना चाहता है। उसकी ये बात सुनकर उसके पिता हंस पड़ते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें लगा था कि उन्होंने अपनी सबसे छोटी संतान को बहुत ज्यादा प्यार देकर बिगाड़ दिया होगा, क्योंकि वो उनकी दिवंगत पत्नी मीरा का बेटा है। लेकिन सिर्फ 2 साल की उम्र में ही वो इतना समझदार है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आगे चलकर उसे अपने परिवार की तरह ताकतवर आग का जादू मिलेगा। वैन को पता चलता है कि इस दुनिया में जादू बहुत महत्वपूर्ण है। लोग जादू से अपनी रक्षा करते हैं और हर इंसान के पास 4 मुख्य तत्वों में से एक जादू होता है: आग, पानी, हवा या धरती। जिन लोगों के पास इन चारों के अलावा कोई दूसरा जादू होता है, उन्हें अक्सर बेकार समझा जाता है, क्योंकि उसके पिता और तीनों भाई इन 4 तत्वों में से किसी एक के मालिक हैं। इसलिए वैन भी उत्सुक है कि आखिर उसके अंदर कौन सी शक्ति छिपी हुई है। एक दिन वह टिल से पूछता है कि क्या पूरे देश में सिर्फ एक ही बंदरगाह है जहाँ जहाज आ जा सकते हैं। टिल बताती है कि गहरे समुद्र में बहुत बड़े और खतरनाक राक्षस रहते हैं। अगर कहीं और बंदरगाह बनाया जाए तो उन राक्षसों का हमला हो सकता है, इसलिए सिर्फ एक सुरक्षित बंदरगाह बनाया गया है। इसके बाद वैन इस दुनिया की अलग अलग जातियों के बारे में पूछता है। टिल बताना शुरू करती है कि यहाँ बौने, एल्फ और कई दूसरी जातियां भी रहती हैं। तभी दूसरी नौकरानियां बीच में बोल पड़ती है कि इतनी छोटी उम्र में उसके लिए ये सब समझना मुश्किल होगा। लेकिन वैन कहता है कि वह जितना हो सके सब कुछ सीखना चाहता है। फिर वह जादुई औजारों के बारे में पूछता है। टिल समझाती है कि जादुई क्रिस्टल, रत्न और खास पत्थरों में जादुई शक्ति जमा की जा सकती है। इन्हीं चीजों से ऐसे औजार बनाए जाते हैं जो हर इंसान की जादुई शक्ति के अनुसार काम करते हैं। तभी एक बुजुर्ग बटलर वहाँ आता है। उसका नाम एस्पार्टा है और वह कई सालों से वैन के पिता की सेवा कर रहा है। वो कहता है कि अब जबकि वैन 2 साल का हो चुका है, उसे पढ़ना, लिखना और गिनती सीखनी चाहिए। वैन बताता है कि उसे थोड़ा बहुत जोड़ और घटाना आता है। ये सुनकर एस्पार्टा तुरंत उससे पूछता है कि 2 और 3 कितने होते हैं। वैन सही जवाब देता है। इससे प्रभावित होकर एस्पार्टा फैसला करता है कि अब वो खुद वैन को पढ़ाएगा। इसके बाद वैन की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। एस्पार्टा उसे इतनी कठिन पढ़ाई करवाता है कि कुछ ही हफ्तों में वह पढ़ना और लिखना सीख जाता है। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि सिर्फ 2 साल के बच्चे के लिए इतनी कठिन पढ़ाई कैसे सही हो सकती है। अगले 2 साल तक उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई में निकल जाती है। जब वह 4 साल का होता है तब उसकी तलवार चलाने की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। शुरुआत में वह अपनी नौकरानी टिल को भी नहीं हरा पाता। टिल उसे चिढ़ाती रहती है, लेकिन बाकी नौकरानियां गुस्सा हो जाती हैं। वे कहती हैं कि किसी कुलीन परिवार के बच्चे का मजाक उड़ाना अपराध है और टिल को सजा मिलनी चाहिए। वे उसे पकड़ लेती हैं और वैन से फैसला करने को कहती हैं। लेकिन वैन सिर्फ उसकी पेशानी पर हल्की सी उंगली मारता है और मुस्कुराकर कहता है कि बात खत्म हुई। टिल भी मुस्कुरा देती है और मामला वही खत्म हो जाता है। वैन हर दिन मेहनत से तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता रहता है। 5 साल की उम्र तक वह बड़े सैनिकों के साथ भी अभ्यास करने लगता है। हालांकि बाकी बच्चे भी उसके साथ अभ्यास करते हैं, लेकिन उनकी चालें बहुत आसान होती हैं। अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव की वजह से वैन उनसे कहीं बेहतर साबित होता है और सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। दूसरे बच्चे कहते हैं कि वह बाकी कुलीन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है।
वो सबके साथ बराबरी से बात करता है और कभी किसी को छोटा नहीं समझता, इसलिए सब उसे एक अजीब लेकिन अच्छा लड़का मानने लगते हैं। एक दिन आराम करते समय डी नाम का एक आदमी उसके पास आता है। वो शाही सैनिकों का उप कमांडर होता है। वह वैन के हाथ देखकर कहता है कि इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी उसके हाथ बिल्कुल मुलायम है। वैन जवाब देता है कि रात में ट्रेनिंग करने का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि एस्पार्टा उसे बहुत ज्यादा पढ़ाता है। वह बताता है कि एस्पार्टा उसे बाकी बच्चों से 3 गुना ज्यादा पढ़ाई करवाता है। ये सुनकर डी हैरान रह जाता है और वैन को भी समझ आता है कि आखिर रात में सिर्फ वही क्यों पढ़ाई करता था। इसके बाद डी फैसला करता है कि वो खुद वैन को तलवार चलाना सिखाएगा और उसे पूरे देश का सबसे महान तलवारबाज बनाएगा। वैन कहता है कि उसे पढ़ाई भी पसंद है और तलवार चलाना भी, इसलिए वो दोनों में पूरी मेहनत करेगा। लेकिन डी की ट्रेनिंग किसी सजा से कम नहीं होती। वो वैन से सैकड़ों बार तलवार घुमवाता है, अलग अलग अभ्यास करवाता है और जैसे ही वैन आराम करने की कोशिश करता है उसे फिर से खड़ा कर देता है, यहाँ तक कि उसे बिना कुर्सी के हवा में बैठने जैसी कठिन एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। इस पूरी मुश्किल ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ टिल ही उसकी तारीफ करती है और उसे हिम्मत देती रहती है। इतनी कठिन मेहनत के बावजूद वैन महसूस करता है कि अपनी पिछली जिंदगी के मुकाबले अब वो सच में खुश है, इसलिए वो तय करता है कि इस नए जीवन का पूरा आनंद उठाएगा। 6 साल की उम्र तक वह एक बहुत बड़ा प्रतिभाशाली बच्चा बन चुका होता है। हर दिन पढ़ाई और तलवार की कठिन ट्रेनिंग से वो इतना थक जाता है कि उसे लगता है अगर यही चलता रहा तो वो अपनी नई जिंदगी का मजा कभी नहीं ले पाएगा। इसलिए एक दिन वो फैसला करता है कि अब थोड़ा आराम करेगा और एक आम बच्चे की तरह खेलेगा। वो पहली बार शहर के बड़े बाजार में घूमने जाता है। वहाँ की भीड़, दुकानों और हलचल को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। टिल उसे बताती है कि ये पूरे शहर का सबसे बड़ा बाजार है और इसके पास ही मेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बड़ी इमारत है, जिसकी शाखाएं पूरे राज्य में फैली हुई हैं। तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो एक बहुत दुबले पतले बच्चे को रस्सी से बांधकर जानवर की तरह घसीट रहा होता है। सैनिक उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वैन उन्हें रुकने का इशारा करता है। वह उस आदमी से पूछता है कि उसने बच्चे को क्यों बांधा हुआ है। आदमी जवाब देता है कि वह उसका बेटा है और गरीबी की वजह से उसे बेचने जा रहा है। टिल समझाती है कि इस दुनिया में कई गरीब परिवार अपने बच्चों को गुलाम बनाकर बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास उन्हें खिलाने के लिए खाना नहीं होता। तभी एक महिला वहाँ आती है। वो वैन को देखते ही खुशी से उसके पास दौड़ती है। उसके कपड़ों पर बने परिवार के निशान से वह समझ जाती है कि वह किसी बड़े कुलीन परिवार का सदस्य है। वो अपना नाम रोजाली बताती है और कहती है कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम करती है। फिर वह पूछती है कि वह उसकी क्या मदद कर सकती है। वैन उस आदमी की ओर इशारा करके पूछता है कि अगर वो अपने बेटे को बेचेगा तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। रोजाली पहले पूछती है कि क्या उस बच्चे के पास कोई जादुई शक्ति है। आदमी बताता है कि उसके पास सिर्फ चोरी करने वाला जादू है। ये सुनकर रोजाली कहती है कि ऐसे बच्चे के बदले उन्हें 3 चांदी के सिक्कों से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ये सुनते ही वो आदमी गुस्से में अपने बेटे को पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है। तभी वैन आगे बढ़कर कहता है कि वह उस बच्चे को 5 चांदी के सिक्कों में खरीदेगा। वह टिल से पैसे देने को कहता है। आदमी तुरंत पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है और अपने बेटे को वहीं छोड़ देता है। वैन रस्सी काटकर उस लड़के को आजाद करता है। लड़का अपना नाम कैम्सन बताता है। वैन कहता है कि अब वह आजाद है और जहाँ चाहे जा सकता है। टिल पूछती है कि अगर उसने उसे गुलाम नहीं बनाया तो फिर खरीदा ही क्यों। वैन जवाब देता है कि उसने सिर्फ उसकी मदद करने के लिए ऐसा किया। फिर वह कैम्सन से पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलना चाहेगा। सैनिक कहते हैं कि कोई भी जागीरदार किसी अनजान बच्चे को अपने घर नहीं रख सकता, लेकिन अगर वो गुलाम हो तो नियम अलग है। वैन कैम्सन से पूछता है कि क्या वह यह मंजूर करेगा। कैम्सन तुरंत हाँ कह देता है। रोजाली दोनों के हाथ मिलवाकर जादू करती है और कैम्सन के हाथ पर एक जादुई निशान बन जाता है। वो बताती है कि जब तक ये समझौता खत्म नहीं होगा ये निशान उसके हाथ पर रहेगा। वैन उसका धन्यवाद करता है। रोजाली हैरान होती है क्योंकि कोई कुलीन इंसान उससे इतने सम्मान से बात नहीं करता। फिर वह दोनों को अपने दफ्तर के अंदर ले जाती है। इसके बाद कैम्सन वैन के साथ रहने लगता है। एक दिन कैम्सन आकर बताता है कि डी उसे ढूंढ रहा है। वैन उसे एक कुकी देकर कहता है कि वो डी से बोल दे कि उसे वैन नहीं मिला। तभी वैन देखता है कि कैम्सन ने दस्ताने नहीं पहने हैं। कैम्सन कहता है कि वो अपने हाथ का वह निशान सबको दिखाना चाहता है क्योंकि वही उनके रिश्ते की पहचान है। लेकिन जब वैन कहता है कि उसने दस्ताने भी उसी के लिए खरीदे थे तो कैम्सन तुरंत उन्हें पहन लेता है। कुछ देर बाद डी वहाँ पहुँच जाता है। कैम्सन कहता है कि उसे वैन कहीं नहीं मिला, लेकिन डी कहता है कि उसने अभी अभी वैन को कमरे में जाते देखा था। कैम्सन जवाब देता है कि शायद डी को भ्रम हुआ होगा क्योंकि वो वैन के बारे में बहुत सोचता है। तभी डी उसके मुंह पर लगे कुकी के टुकड़े देख लेता है और समझ जाता है कि उसे रिश्वत दी गई है। वह पूछता है कि उसने उसके आदेश की बात क्यों नहीं मानी। कैम्सन जवाब देता है कि उसकी पहली वफादारी वैन के लिए है। ये सुनकर डी फैसला करता है कि अब वह कैम्सन को भी ट्रेनिंग देगा। जब वैन 8 साल का होता है तब पूरे परिवार को उसकी जादुई शक्ति का इंतजार रहता है। सबको उम्मीद होती है कि उसे अपने पिता और भाइयों की तरह आग का जादू मिलेगा और वह एक महान शासक बनेगा। लेकिन जैसे ही उसकी जादुई शक्ति की जांच होती है सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं। वैन के पास आग, पानी, हवा या धरती का जादू नहीं होता।
उसकी शक्ति प्रोडक्शन मैजिक निकलती है। इस जादू की मदद से वह अपने दिमाग में किसी हथियार या चीज की तस्वीर बनाकर उपलब्ध सामान से उसे तैयार कर सकता है। लेकिन इस दुनिया के लोग इसे बिल्कुल बेकार जादू मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसी चीजें बिना जादू के भी बनाई जा सकती हैं। ये सुनते ही उसके पिता याल्पा बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वह कहते हैं कि ऐसा जादू लोगों की रक्षा नहीं कर सकता। उन्हें शर्म आती है कि वैन उनका बेटा है। गुस्से में वो उसे मार डालने तक का फैसला कर लेते हैं ताकि परिवार की बदनामी न हो। तभी उसका बड़ा भाई मर्सिया बीच में आकर एक सुझाव देता है। वो कहता है कि वैन को मारने के बजाय उसे पहाड़ों में बसे एक दूर के छोटे से गांव का शासक बना दिया जाए। वह गांव अभी तक ठीक से विकसित नहीं हुआ है। वहाँ सिर्फ लगभग 100 लोग रहते हैं। कोई बड़ा काम धंधा नहीं है। अक्सर राक्षस हमला करते रहते हैं और वह दुश्मन राज्य की सीमा के पास भी है। याल्पा को ये बात पसंद आ जाती है। वह सोचता है कि परिवार के किसी सदस्य को वहाँ भेजने से गांव के लोग उनके प्रति वफादार रहेंगे। वह मर्सिया की तारीफ करता है कि उसने वैन जैसे बेकार बेटे का भी कोई काम निकाल लिया। सबके जाने के बाद मर्सिया वैन से माफी मांगता है। वो कहता है कि वो उसे मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने जल्दबाजी में ये सुझाव दिया। वैन मुस्कुराकर कहता है कि अगर उसने बीच में दखल नहीं दिया होता तो उनके पिता सच में उसे मार डालते। अगली सुबह टिल बहुत गुस्से में होती है। वो कहती है कि चाहे वैन के पास कोई बड़ा जादू न हो, फिर भी वो समझदार और अच्छा इंसान है। उसे इतने दूर के गांव में भेजना बिल्कुल गलत है। लेकिन वैन खुश दिखाई देता है। वह कहता है कि वहाँ जाकर उसे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और आखिरकार उसे आराम करने और अपनी नई जिंदगी का मजा लेने का समय मिलेगा। जब उसकी यात्रा की तैयारी पूरी हो जाती है तो उसे पता चलता है कि शाही सैनिक उसके साथ नहीं भेजे जाएंगे। उसके भाई मर्सिया ने रास्ते की सुरक्षा के लिए सिर्फ 10 साहसी लोगों को रखा है और कैम्सन ही उसके साथ जाएगा। तभी टिल दौड़ती हुई आती है और कहती है कि वह भी उसके साथ जाएगी। उसके तुरंत बाद डी भी कह देता है कि वह भी जाएगा ताकि वैन की तलवार की ट्रेनिंग जारी रख सके। जब वैन पूछता है कि क्या उसे शाही सैनिकों को साथ ले जाने की अनुमति नहीं है, तो डी हंसकर कहता है कि उसने ऐसा कोई नियम कभी नहीं सुना। वह तुरंत 2 सैनिकों आर और लॉ को भी उनके साथ चलने का आदेश देता है। इसके बाद एस्पार्टा भी वैन के पिता की सेवा से रिटायर हो जाता है ताकि वो आगे भी वैन को पढ़ाता रहे। हालांकि वैन ने इनमें से किसी को अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा था, फिर भी वो दिल से खुश होता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि इस नई दुनिया में भी ऐसे कई लोग हैं जो सच में उसकी परवाह करते हैं। इसके बाद एस्पार्टा बताता है कि किसी भी गाड़ी पर उनके परिवार का निशान नहीं लगाया गया है, क्योंकि याल्पा चाहते हैं कि वैन के जाने की बात किसी को पता न चले। लेकिन उनकी ये योजना सफल नहीं होती। पूरे शहर को वैन के जाने की खबर मिल जाती है और लोग उसे विदा करने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं। आर बताता है कि ये सब डी की वजह से हुआ है। उसी ने पूरे शहर में झंडे लगवाए और सबको बता दिया कि वैन आज रवाना हो रहा है। ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा वैन या याल्पा चाहते थे। डी खुद सबसे आगे खड़ा होकर जोर जोर से लोगों को ये खबर सुना रहा था। शहर के लोग वैन को शुभकामनाएं देते हैं। वे कहते हैं कि वह जल्दी वापस आए और अपना ध्यान रखे। आखिर में वैन भी सबको मुस्कुराकर अलविदा कहता है। यात्रा आगे बढ़ती रहती है। रास्ते में वैन पहली बार अपने प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करता है। वह कुछ लकड़ियों को जोड़कर एक छोटी तलवार बना देता है। वो सोचता है कि अगर वो अपनी इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना सीख जाए तो शायद ये उतनी बेकार नहीं होगी जितना लोग समझते हैं। कुछ देर बाद टिल बताती है कि वे जल्द ही गांव पहुंचने वाले हैं। वैन कैम्सन से कहता है कि अगर वह चाहे तो वापस मार्क्विस की हवेली लौट सकता है। वह ये भी कहता है कि वो उसका गुलामी वाला समझौता खत्म कर देगा और अपने भाई मर्सिया से कहकर उसके लिए कोई अच्छी नौकरी भी दिला देगा। लेकिन कैम्सन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी वैन की सेवा के लिए समर्पित कर दी है और हमेशा उसी के साथ रहेगा। ये सुनकर वैन मन ही मन सोचता है कि कैम्सन उसकी उम्मीद से भी ज्यादा वफादार है। अचानक उनकी गाड़ियां रुक जाती हैं। सैनिक आकर बताते हैं कि सामने वाला गांव हमले का शिकार हो रहा है। डी दूर से देखकर कहता है कि हमला करने वाले शायद डाकू हैं या फिर ऐसे भाड़े के सैनिक जो अब किसी काम के नहीं रहे। वह ये भी बताता है कि गांव के चारों ओर सिर्फ लकड़ी की बाड़ लगी हुई है जो तीरों के सामने बिल्कुल बेकार है। गांव वाले अंदर डरे हुए होंगे। वह गिनता है कि वहाँ लगभग 50 डाकू मौजूद हैं। डी सुझाव देता है कि वे सब मिलकर हमला करें और डाकुओं को भगा दें, लेकिन साहसी लोगों के दल का नेता ऑर्थो मना कर देता है। वह कहता है कि दुश्मन की संख्या उनसे कहीं ज्यादा है। उनका काम सिर्फ वैन की सुरक्षा करना है, अपनी जान जोखिम में डालना नहीं। डी मानता है कि लड़ाई में कुछ लोगों की जान जा सकती है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वे डाकुओं को पीछे हटने पर मजबूर कर सकते हैं। ऑर्थो कहता है कि गांव वालों की मदद करना सही काम होगा, लेकिन उसे ऐसा कोई सुरक्षित तरीका नहीं दिख रहा। तब डी कहता है कि बाकी लोग वैन की रक्षा करें और वह अकेला जाकर दुश्मनों से लड़ेगा, लेकिन एस्पार्टा तुरंत इसका विरोध करता है। वह कहता है कि अगर डी की मौत हो गई तो आगे चलकर गांव का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। जब डी पूछता है कि फिर क्या किया जाए तो एस्पार्टा खुद आगे आता है।
वह बताता है कि वह धरती के जादू का उपयोग कर सकता है। उसकी योजना ये होती है कि पहले वो दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा, फिर उसी समय डी और उसके सैनिक दूसरी तरफ से हमला करेंगे। अचानक होने वाला हमला उन्हें जीतने का अच्छा मौका देगा। वैन पूछता है कि क्या उसके बाद भी एस्पार्टा लड़ाई करता रहेगा। एस्पार्टा कहता है कि वो बाकी लोगों की रक्षा करेगा, लेकिन वैन उसकी योजना को भी मना कर देता है। वो कहता है कि ये बहुत खतरनाक है। एस्पार्टा कहता है कि शायद यही उसका आखिरी मौका हो किसी नायक की तरह लड़ने का। फिर भी वैन नहीं मानता। वह कहता है कि उसके परिवार के लिए इतने सालों तक मेहनत करने वाले लोग बहुत कीमती हैं। वडी एस्पार्टा या किसी भी सैनिक को अपनी जान जोखिम में डालने की इजाजत नहीं देगा। इसके बजाय वैन खुद चारा बनने का फैसला करता है। ये सुनते ही टिल जोर से विरोध करती है, लेकिन वैन कहता है कि वह अपने किसी भी प्यारे इंसान को मरते हुए नहीं देख सकता। वह खुद गाड़ी में बैठकर डाकुओं का ध्यान अपनी ओर खींचेगा और बाकी लोग उसी समय हमला करेंगे। वह ये भी कहता है कि अगर उसे सच में इस गांव को आगे बढ़ाना है तो वो अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को खो नहीं सकता। अगर वे मर गए तो उसके पिता शायद उसे भी नहीं छोड़ेंगे। वो मुस्कुराकर कहता है कि अगर उसे अपनी जान देनी भी पड़े तो लोगों की रक्षा करते हुए मरना सबसे अच्छा होगा। वह सोचता है कि उसने पहले ही अपने परिवार को बहुत परेशानी दी है। उसी समय ऑर्थो को कुछ दिन पहले की बात याद आती है। उसने अपने साथियों से शिकायत की थी कि उन्हें किसी अमीर कुलीन के बच्चे की रक्षा करने का काम दिया गया है। उसका मानना था कि ज्यादातर कुलीन लोग आम लोगों और साहसी लोगों को अपने से छोटा समझते हैं। फिर भी उसने यह काम इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि वह कुछ समय तक इस इलाके में रहना चाहता था। उसके बाद वैन पहली बार उनसे मिलने आया था। उसने अपना परिचय दिया था और उनकी सुरक्षा करने के लिए उनका धन्यवाद भी किया था। इतना ही नहीं, उसने ऑर्थो की तारीफ करते हुए उसे एक अनुभवी और बहादुर योद्धा कहा था। उसके साथी पहले इस बात पर हंसे थे क्योंकि ऑर्थो बहुत साधारण दिखता था, लेकिन उसी दिन उन्हें समझ आ गया था कि हर कुलीन इंसान एक जैसा नहीं होता। अब जब उन्होंने देखा कि एक छोटा कुलीन बच्चा आम लोगों के लिए अपनी जान देने को तैयार है, तो ऑर्थो और उसकी पूरी टोली लड़ाई में शामिल होने का फैसला कर लेती है। डी कहता है कि उसने अपनी जान मार्क्विस की सेवा के लिए समर्पित की है, इसलिए वैन की रक्षा करना ही उसके परिवार के भविष्य की रक्षा करना है। एस्पार्टा भी कहता है कि लड़ाई जीतने के बाद उसे वैन को एक अच्छे शासक की जिम्मेदारियां भी सिखानी है। फिर पूरी योजना बनाई जाती है। एस्पार्टा सबसे पहले एक बड़ी मिट्टी की दीवार खड़ी करेगा और दूर से दुश्मनों पर हमला करेगा। उसके बाद डी और उसके सैनिक बाईं तरफ से हमला करेंगे, जबकि ऑर्थो और उसके साथी दाईं तरफ से हमला करेंगे। जैसे ही दीवार खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। दौड़ते समय ऑर्थो मुस्कुराकर कहता है कि शायद वे भविष्य के किसी महान राजा की रक्षा कर रहे हैं। उधर डाकुओं को पूरा भरोसा होता है कि वे आसानी से गांव पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन तभी अचानक उन पर तीरों की बारिश होने लगती है। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे एक बहुत बड़ी मिट्टी की दीवार खड़ी होती है। वे तुरंत दीवार के पीछे छिपे लोगों पर हमला करने दौड़ पड़ते हैं। उसी समय डी अपने सैनिकों के साथ हमला कर देता है। वह अपने लोगों से कहता है कि दुश्मन पूरी तरह उनके जाल में फंस चुके हैं। कुछ ही देर में ऑर्थो और उसकी टोली दूसरी तरफ से हमला कर देती है। अब डाकू चारों तरफ से घिर चुके होते हैं। भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है और डाकुओं की बड़ी संख्या मारी जाती है। कुछ डाकू भागने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक किसी तरह दीवार पार कर लेता है और सीधे वैन के सामने पहुंच जाता है। वैन उससे लड़ता है और आखिर में कैम्सन आखिरी वार करके उसे हरा देता है। इसके बाद वैन साहसी लोगों को आदेश देता है कि वे दीवार के पास पहरा दें ताकि कोई भी दुश्मन भागकर न निकल सके। थोड़ी ही देर में ज्यादातर डाकू मारे जाते हैं और बाकी को पकड़ लिया जाता है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वैन की तरफ से एक भी आदमी की जान नहीं जाती। ऑर्थो वैन से और भी ज्यादा प्रभावित हो जाता है और कुछ समय तक उसके साथ रहने का फैसला करता है। हालांकि उसकी टोली के कुछ लोगों के दूसरे काम होते हैं, इसलिए वे वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वैन बाकी कुलीन लोगों से बिल्कुल अलग है और वे देखना चाहते हैं कि वो आगे क्या करता है। लड़ाई खत्म होने के बाद टिल वैन को डांटती है। वो कहती है कि उसे अपनी जान इतनी आसानी से खतरे में नहीं डालनी चाहिए, लेकिन डी इस जीत से बहुत खुश होता है और कहता है कि अब वे आराम से गांव के अंदर जा सकते हैं। गांव पहुंचने पर वैन गांव के मुखिया रोंडा से मिलता है। रोंडा उनका धन्यवाद करता है और कहता है कि अगर वे समय पर नहीं आते तो गांव बर्बाद हो जाता। वह बताता है कि इस साल गांव पर कई बार हमला हो चुका है। वैन पूछता है कि आखिर इस गांव को बार बार क्यों निशाना बनाया जाता है। रोंडा बताता है कि जब ये इलाका पहले फर्डिनाडो काउंटी का हिस्सा था, तब यहाँ सैनिक नियमित रूप से गश्त किया करते थे। वैन उनकी तकलीफ सुनकर माफी मांगता है और कहता है कि उसके पिता को इस हालत की कोई जानकारी नहीं थी। रोंडा पूछता है कि क्या छोटे गांव इसलिए सुरक्षित नहीं रखे जाते क्योंकि वे कम टैक्स देते हैं। ये सुनकर एक गांव वाला गुस्से में उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन रोंडा सबको शांत करता है और कहता है कि अभी सबसे जरूरी बात गांव के भविष्य की है। वैन भी मान लेता है कि कई कुलीन लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते और राज्य के कई नियम गलत है। वो कहता है कि भले ही वे पूरे राज्य की व्यवस्था नहीं बदल सकते, लेकिन अपने गांव को जरूर बदल सकते हैं। फिर वह 3 बड़े लक्ष्य बताता है। पहला,
गांव में ऐसी कोई कीमती चीज बनाई जाए जिसे राज्य कभी नजरअंदाज न कर सके। दूसरा, इतना पैसा कमाया जाए कि गांव अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा सैनिक रख सके। और तीसरा, पूरे गांव का विकास किया जाए। वो वादा करता है कि अब से वह इस गांव का नया शासक है और इसे एक बेहतर जगह बनाएगा। लेकिन गांव वालों को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। तभी एस्पार्टा आगे आकर अपना परिचय देता है। वो बताता है कि वैन सिर्फ 8 साल की उम्र में इस गांव का शासक बना है और बचपन से ही एक बहुत बड़ा प्रतिभाशाली लड़का माना जाता है। इसके बाद डी भी अपना परिचय देता है और कहता है कि वे सब वैन की सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं। गांव वाले हैरान रह जाते हैं कि इतना बड़ा बटलर और शाही सैनिकों का उप कमांडर एक छोटे लड़के के साथ आए हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वैन के पास सिर्फ प्रोडक्शन मैजिक है तो वे फिर से निराश हो जाते हैं। तभी एक आदमी टैक्स की बात करता है। वो कहता है कि वे पहले ही अपनी फसल का 30% टैक्स देते देते परेशान है। ये सुनकर वैन तुरंत फैसला करता है कि कुछ समय के लिए टैक्स सिर्फ 10% लिया जाएगा ताकि गांव पहले दोबारा खड़ा हो सके। इसके बाद वह कहता है कि सबसे पहले गांव की सुरक्षा मजबूत करनी होगी। वह एस्पार्टा से पूछता है कि क्या उसकी मिट्टी की दीवार हमेशा के लिए रह सकती है। एस्पार्टा बताता है कि ऐसी दीवार कुछ समय बाद कमजोर होकर वापस मिट्टी बन जाती है, इसलिए फिलहाल वही दीवार रहने दी जाएगी जब तक कोई बेहतर तरीका नहीं मिल जाता। फिर डी सुझाव देता है कि दीवार के साथ साथ गड्ढे और फंसाने वाले जाल भी लगाए जाए। आखिर में वैन सबसे मदद मांगता है और कहता है कि अगर सब मिलकर मेहनत करेंगे तो ये गांव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन जाएगा। कुछ समय बाद वैन, टिल और कैम्सन जंगल जाते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्शन मैजिक की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सके। ध्यान लगाते ही उसे महसूस होता है कि उसकी जादुई शक्ति सीधे लकड़ी के एक बड़े लट्ठे से जुड़ गई है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो लकड़ी के हर छोटे रेशे को महसूस कर सकता है। फिर वो उन रेशों को रस्सी की तरह आपस में कसकर जोड़ने की कल्पना करता है ताकि लकड़ी पहले से कई गुना मजबूत हो जाए। कुछ ही देर में वो एक बेहद मजबूत लकड़ी का ठोस ब्लॉक बना देता है। वो उसका नाम फाइबर ब्लॉक रखता है और दावा करता है कि इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। उसी समय वहाँ से ऑर्थो गुजरता है। वह ये देखकर हैरान रह जाता है कि वैन क्या बना रहा है। वैन ऐसे कई ब्लॉक बना देता है। ऑर्थो उनसे एक ब्लॉक लेकर उसकी मजबूती जांचने की अनुमति मांगता है। वो पूरी ताकत से उस पर वार करता है, लेकिन उस पर एक छोटी सी खरोंच भी नहीं आती। ऑर्थो दंग रह जाता है क्योंकि उसी ताकत से वह पत्थर तक काट सकता था। वैन लगातार ब्लॉक बनाता रहता है। उसे हैरानी होती है कि उसकी जादुई शक्ति खत्म ही नहीं हो रही। उसे बिल्कुल थकान भी महसूस नहीं होती। अब वो सोचने लगता है कि आखिर उसकी असली शक्ति कितनी बड़ी है। इसके बाद वह एक तलवार भी बनाता है और कैम्सन को दे देता है। कैम्सन खुशी से कहता है कि वो इस तलवार को हमेशा अपने सबसे कीमती सामान की तरह संभाल कर रखेगा। ये देखकर टिल भी उत्साहित हो जाती है और पूछती है कि उसके लिए क्या बनाया जाएगा। वैन उसके लिए एक कुल्हाड़ी बना देता है। पहले तो टिल थोड़ा निराश हो जाती है, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहती है कि उसे ये भी पसंद है। वैन को थोड़ा बुरा लगता है और वो वादा करता है कि अगली बार उसके लिए कोई सुंदर गहना बनाएगा। उस रात सब लोग जंगल में ही रुकते हैं। वैन शिकायत करता है कि लंबी यात्रा की वजह से उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है। वह ये भी कहता है कि कई दिनों से न नहाने की वजह से उसे बहुत गंदा महसूस हो रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि गांव की सुरक्षा मजबूत करने से पहले लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले वो अच्छे घर बनाने का फैसला करता है। अगली सुबह वो और उसके साथी फाइबर ब्लॉक इकट्ठा करने लगते हैं। रोंडा कहता है कि जिस जगह उन्होंने काम शुरू किया है वहाँ एक शासक की हवेली बन सकती है। वैन अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है। वह पहले 4 मजबूत खंभों की कल्पना करता है, फिर उनके बीच दीवारें, फर्श, खिड़कियां और छत बनाता है। कुछ ही पलों में वहाँ एक बहुत बड़ी और शानदार हवेली तैयार हो जाती है। गांव वाले और साहसी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं कि उसने कुछ ही सेकंड में इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी। अब पहली बार गांव वालों के मन में उम्मीद जगती है। सभी लोग नई बनी हवेली के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। कैम्सन कहता है कि किसी इलाके को चलाने के लिए वैन का प्रोडक्शन मैजिक साधारण जादू से कहीं ज्यादा काम का है, लेकिन वैन अब भी मानता है कि लोगों की रक्षा करने के लिए हमला करने वाला जादू बेहतर होता है। ये सुनकर टिल और कैम्सन तुरंत मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि वैन के साथ रहते हुए उन्हें पहले ही पूरी सुरक्षा महसूस होती है। एस्पार्टा समझाता है कि हमला करने वाला जादू युद्ध में काम आ सकता है, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे नेता की होती है जो उनकी जिंदगी बेहतर बना सके। उसके अनुसार इस काम के लिए वैन से बेहतर कोई नहीं है। डी भी एस्पार्टा की बात से सहमत होता है। ऑर्थो कहता है कि वैन की शक्ति साधारण प्रोडक्शन मैजिक से कहीं आगे है। ये सुनकर वैन मुस्कुराता है और कहता है कि अगर लोग उसके लिए लकड़ी लाएंगे तो वो पूरे गांव के लिए नए घर बना देगा। ये सुनकर सब लोग कुछ पल के लिए हैरान रह जाते हैं। फिर डी आर्ब और लॉ को लकड़ी लाने का आदेश देता है। ऑर्थो भी अपने साथियों को वही काम सौंप देता है। रोंडा पूछता है कि क्या वह गांव के सभी लोगों के लिए भी घर बना सकता है। तुरंत पूरे गांव के लोग अपने पुराने और टूटे हुए घरों की शिकायत करने लगते हैं। वैन समझ जाता है कि ये काम बहुत बड़ा है और उसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब वो गांव वालों की खराब हालत देखता है तो वो सबके लिए नए घर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है।
इसके बाद वह एक एक करके सभी पुराने सड़े हुए घरों को हटाकर उनकी जगह नए और मजबूत लकड़ी के घर बनाने लगता है। जब पूरा इलाका तैयार हो जाता है तो गांव वाले देखकर हैरान रह जाते हैं कि पूरा मोहल्ला कितना साफ, सुंदर और व्यवस्थित दिखाई दे रहा है। वैन समझाता है कि उसने घरों को एक तय योजना के अनुसार बनाया है। 4 घरों का एक समूह रखा गया है और उनके बीच चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं ताकि आगे चलकर गांव आसानी से और बड़ा हो सके। वह ये भी कहता है कि जब उसे लकड़ी की जगह पत्थर का इस्तेमाल करना आ जाएगा तब वो हर परिवार की जरूरत के हिसाब से उनके घरों में और भी बदलाव करेगा। गांव वाले वैन का धन्यवाद करने के लिए अपनी फसल का एक हिस्सा उसे उपहार में देते हैं। इसके बाद वैन अपनी हवेली के पास एक सार्वजनिक स्नान घर भी बनाता है। उसने ये स्नान घर पहले अपने लिए बनाया था, लेकिन उसे खुशी होती है कि गांव के लोगों को भी ये बहुत पसंद आता है। ये स्नान घर बहुत साधारण होता है। प्लूरल अपने पानी के जादू से स्नान घर के टब पानी से भर देती है, जबकि कैम्सन लकड़ी के कोयले की आग जलाकर पानी गर्म करता है। जब टिल और प्लूरल वैन को उनके साथ नहाने के लिए बुलाती है तो वो शर्म महसूस करता है। वो कहता है कि वो मन से एक बड़ा आदमी है, इसलिए लड़कियां पहले नहा ले। अंदर स्नानघर में प्लूरल हैरानी से कहती है कि उसे विश्वास नहीं होता कि वैन आम लोगों को भी इतनी अच्छी सुविधा इस्तेमाल करने देता है। टिल मुस्कुराकर कहती है कि वैन हमेशा से ऐसा ही इंसान रहा है। प्लूरल कहती है कि वैन हर बार उसे चौंका देता है और वो सच में बहुत दयालु बच्चा है। टिल भी उसकी बात से सहमत हो जाती है। कुछ देर बाद वैन और कैम्सन साथ में नहाते हैं। वैन देखता है कि कैम्सन की शरीर की ताकत पहले से काफी बढ़ गई है, लेकिन कैम्सन कहता है कि वह अभी भी डी जितना मजबूत नहीं बन पाया है। इस पर वैन हंसते हुए कहता है कि अगर डी से तुलना की जाए तो दुनिया का लगभग हर इंसान कमजोर ही लगेगा। ये बात सुनकर कैम्सन और भी जोश में आ जाता है। वह कहता है कि वह तब तक ट्रेनिंग करता रहेगा जब तक इतना मजबूत न बन जाए कि हमेशा वैन की रक्षा कर सके। तभी अचानक डी, आर और लॉ भी स्नान घर में आ जाते हैं। वैन सोचता है कि अब उसे बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन डी उसे रोकते हुए कहता है कि सबको साथ में समय बिताना चाहिए ताकि उनकी दोस्ती और मजबूत हो। उसके बाद वैन आराम से सोता है। कई दिनों बाद उसे एक नरम और आरामदायक बिस्तर मिलता है। अगले दिन पूरा गांव मिलकर गांव की सीमा के चारों ओर एक बड़ी खाई खोदना शुरू करता है। वैन बताता है कि इससे गांव की सुरक्षा भी बढ़ेगी और यही पानी पीने तथा स्नानघर में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद वे पास की नदी का पानी उस खाई तक लाने की योजना बनाते हैं। एस्पार्टा अपने जादू से खाई खोदता है। डी, कैम्सन और बाकी लोग हाथों से मिट्टी हटाने का काम करते हैं। वैन अपनी शक्ति से खाई के नीचे और किनारों को मजबूत बना देता है। टिल कहती है कि ये बहुत बड़ा निर्माण काम है और लोगों की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। उसे खुशी होती है कि पूरा गांव इतनी मेहनत कर रहा है। वैन कहता है कि अगर गांव की रहने की सुविधा अच्छी होगी तो भविष्य में व्यापारी भी यहाँ आना पसंद करेंगे। उसका सबसे बड़ा सपना यही है कि गांव के लोगों को आरामदायक और खुशहाल जीवन मिले। हालांकि वह जानता है कि यह काम एक दिन में पूरा नहीं होगा। उसे लगता है कि इसे पूरा करने में लगभग 1 हफ्ता लगेगा, इसलिए वो सबको धैर्य से काम करने के लिए कहता है। शाम होने पर वैन सबको काम रोकने का आदेश देता है, लेकिन डी कहता है कि अगर वे कुछ घंटे और मेहनत करें तो शायद आज ही काम पूरा हो जाए। वैन उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाता है। फिर वह याद दिलाता है कि कैम्सन और बाकी लोग पूरी तरह थक चुके हैं। डी मान जाता है और कहता है कि वो काम में इतना मजा ले रहा था कि उसे थकान का एहसास ही नहीं हुआ। वैन हैरान होता है कि डी के अंदर अब भी इतनी ताकत बची हुई है। अगले दिन सबकी मेहनत से नहर पूरी तरह तैयार हो जाती है। जैसे ही एस्पार्टा पत्थर का बना हुआ रास्ता तोड़ता है, नदी का पानी तेजी से नई नहर में बहने लगता है। गांव वाले खुशी से अपनी नई पानी की व्यवस्था को देखते हैं। धीरे धीरे पानी पूरे गांव की सीमा के चारों ओर बनी खाई में भर जाता है। हालांकि वैन सोचता है कि बरसात के मौसम में ये खाई भरकर बाहर भी निकल सकती है। इस समस्या का हल निकालते हुए वह गांव के पीछे एक बड़ी झील बनाने का सुझाव देता है। एस्पार्टा भी इस विचार की तारीफ करता है। वह कहता है कि सूखे के समय भी ये झील पूरे गांव के बहुत काम आएगी। इसके बाद वे झील भी बना लेते हैं। अब गांव के पास अपना पानी जमा करने का बड़ा स्थान तैयार हो जाता है। अब गांव वालों को हर दिन दूर नदी तक पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। वैन खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे पूरे गांव की जिंदगी पहले से कहीं आसान हो जाएगी। उसी रात एक रथ जंगल से गुजर रहा होता है। उसमें एक कुलीन लड़की जिसका नाम आर्टी है और उसके साथ पनामेरा नाम की एक महिला सफर कर रही होती है। दोनों रास्ते भर हंसते हुए एक दूसरे की तारीफ करती रहती हैं। बातों बातों में पता चलता है कि वे भी उसी दूर वाले गांव की तरफ जा रही हैं। उधर वैन अस्थायी मिट्टी की दीवार को और मजबूत बनाकर उसे पक्की दीवार में बदल देता है। साहसी लोग कहते हैं कि इससे गांव की सुरक्षा पहले से बहुत बढ़ गई है, लेकिन वैन को अब भी लगता है कि ये काफी नहीं है। इसलिए वह दीवार के ऊपर कई बड़ी बैलिस्टा मशीनें बनाता है। हर बैलिस्टा के सामने वो बड़े बड़े ढाल भी लगा देता है ताकि उसे चलाने वाले सैनिक दुश्मनों के हमलों से सुरक्षित रहें। वो मुस्कुराकर कहता है कि भले ही ये गांव छोटा है, लेकिन अब ये किसी किले वाले शहर जैसा दिखाई देने लगा है। डी कहता है कि अब कोई भी डाकुओं का गिरोह इस गांव पर कभी कब्जा नहीं कर पाएगा। वह ये भी कहता है कि अगर याल्पा को अपने बेटे की असली ताकत का पता होता तो वो उसे कभी यहाँ नहीं भेजता। इस बात पर डी और एस्पार्टा के बीच बहस शुरू हो जाती है।
एस्पार्टा कहता है कि वैन की शक्ति लोगों की रक्षा करने के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन डी का मानना है कि वैन किसी भी दूसरे जादूगर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वैन दोनों को शांत कर देता है। वह कहता है कि बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा, सबको अपनी अपनी जगह पूरी मेहनत करनी चाहिए। डी हंसते हुए उसकी बात मान लेता है। वह कहता है कि उसे पूरा विश्वास है कि एक दिन वैन सबको हैरान कर देगा। दोपहर के खाने के समय टिल बताती है कि उनके पास अब खाना बनाने का सामान बहुत कम बचा है। एस्पार्टा कहता है कि अब गांव की नियमित कमाई का कोई तरीका ढूंढना होगा। वह बताता है कि महीने में सिर्फ कुछ ही व्यापारी यहाँ आते हैं। वैन कहता है कि घर और फर्नीचर की जरूरत तो वह खुद पूरी कर सकता है। गांव की खेती से उन्हें खाने की भी कमी नहीं होगी। लेकिन तभी पता चलता है कि उसकी पसंदीदा मिठाई बनाने के लिए जरूरी सामान बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये सुनते ही वैन तुरंत कहता है कि गांव में ऐसी चीज ढूंढो जिसे बेचकर अच्छी कमाई की जा सके। कैम्सन सुझाव देता है कि वे वैन के बनाए हुए लकड़ी के मजबूत ब्लॉक बेच सकते हैं, लेकिन वैन ये विचार ठुकरा देता है क्योंकि उन्हें सिर्फ वही बना सकता है। टिल कहती है कि वे राक्षसों का शिकार करके कमाई कर सकते हैं, लेकिन वैन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मना कर देता है। एस्पार्टा कहता है कि इस गांव की कोई अलग पहचान बनाने वाली चीज ढूंढना आसान नहीं होगा। कुछ समय बाद वैन कैम्सन और टिल से कहता है कि वे अपने नए हथियार चलाकर देखें ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा कर सके। दोनों थोड़ा झिझकते हैं। तभी कुसाला एक ढाल लाता है जो उसने ऑर्क राक्षस की खाल से बनाई होती है। वो उसे निशाना बनाकर खड़ा कर देता है। सबसे पहले कैम्सन वार करता है। कुसाला उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि उसे लगता है कि कैम्सन का वार बहुत कमजोर था, लेकिन अगले ही पल ढाल बीच से 2 हिस्सों में कट जाती है। ये देखकर कुसाला रोने लगता है क्योंकि उसने वो ढाल अभी अभी बनाई थी। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि लकड़ी से बना हथियार भी इतना तेज कैसे हो सकता है। वैन अपनी शक्ति से उसी समय ढाल को फिर से ठीक कर देता है। इसी दौरान ऑर्थो वहाँ पहुँचता है। वह बताता है कि उसकी टोली को वुल्फ्सब्रूक पहाड़ी इलाके के पास कई तरह की धातुएं मिली हैं। हालांकि वो इलाका राक्षसों से भरा हुआ है, फिर भी वे वहाँ से लोहा, तांबा, चांदी, सोना और यहाँ तक कि बहुत दुर्लभ मित्रिल धातु भी निकालने में सफल रहे हैं। ये सुनकर वैन हैरान रह जाता है। वह पूछता है कि इतने सालों तक किसी को इन धातुओं के बारे में पता क्यों नहीं चला। ऑर्थो कहता है कि यह जगह बहुत दूर और पहुंचने में कठिन है। अब तक वहाँ सिर्फ शाही सैनिकों की शुरुआती जांच ही हुई थी। वैन तुरंत समझ जाता है कि अगर पहाड़ की तलहटी में इतनी धातुएं मिली हैं, तो पूरे पहाड़ के अंदर बहुत बड़ा खजाना छिपा हो सकता है। वह तुरंत लोहे की धातु से एक लोहे का ठोस ब्लॉक बना देता है। हालांकि उसे ये नहीं पता कि उसमें लोहे की शुद्ध मात्रा कितनी है। कुसाला उत्साह से पूछता है कि क्या वो उसके लिए लोहे की तलवार बना सकता है। वैन मान जाता है क्योंकि उसे पहले ढाल टूटने का थोड़ा बुरा भी लग रहा था। वह अपनी पहली लोहे की तलवार बनाना शुरू करता है। वो उसके आकार, धार, मोटाई और मजबूती की पूरी कल्पना करता है। कुछ ही देर में शानदार तलवार तैयार हो जाती है। कुसाला खुशी से उछल पड़ता है। इसके बाद वैन एक और लंबी तलवार बनाता है। वह भी बहुत अच्छी बनती है। अब ऑर्थो और उसके साथी भी उससे अपने लिए तलवारें बनाने की विनती करते हैं। प्यूरियल कहता है कि ऐसी तलवारें बाजार में बहुत ऊंची कीमत पर बिक सकती है। वैन कहता है कि अगर वे और धातु लाएंगे तो वो उनके लिए कई हथियार बना देगा। तभी एस्पार्टा मिथ्रिल की धातु देखने आता है। उसे शक होता है कि आसपास कहीं कोई नया कालकोठरी यानी डंगन छिपा हुआ है। वह समझाता है कि जंगल के बीच इस तरह की धातु मिलना बहुत असामान्य बात है। अगर सच में कोई नया डंगन मिला तो पूरे गांव की किस्मत बदल जाएगी। वह बताता है कि ऐसे डंगन में कीमती रत्न मिलते हैं। साथ ही साहसी लोगों का संगठन भी तुरंत यहाँ अपनी शाखा खोल देगा। वैन को यह विचार पसंद आता है क्योंकि इससे गांव की अहमियत बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन वह जानता है कि अभी गांव इतना विकसित नहीं हुआ है कि इतने लोगों को संभाल सके। एस्पार्टा कहता है कि अगर ये खबर फैल गई तो साहसी लोग, व्यापारी और शाही सैनिक बड़ी संख्या में यहाँ आ जाएंगे, लेकिन गांव के पास न पर्याप्त घर है, न खाना और न ही बाकी जरूरी सुविधाएं। इतना ही नहीं, पड़ोसी राज्य भी इस इलाके पर हमला कर सकते हैं। प्यूरियल पूछता है कि अगर नया डंगन मिला तो क्या राज्य तुरंत सैनिक भेज देगा। वैन बताता है कि असली समस्या कुछ और है। वह अपने परिवार में सबसे कम पसंद किया जाने वाला बेटा है। अगर उसके पिता को पता चल गया कि ये इलाका इतना कीमती है तो वे उसे यहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह भेज देंगे। ऑर्थो सलाह देता है कि जब तक गांव पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता तब तक उस जगह का राज छिपा कर रखा जाए। वैन उसकी बात के लिए उसका धन्यवाद करता है। कुछ समय बाद वैन और टिल गांव में घूम रहे होते हैं। वैन कहता है कि अब ज्यादातर घरों की मरम्मत पूरी हो चुकी है। टिल पूछती है कि क्या उसकी जादुई शक्ति खत्म हो रही है। वैन कहता है कि उसे अब थोड़ी थकान महसूस होने लगी है, लेकिन वह तब तक काम करता रहेगा जब तक उसका शरीर पूरी तरह जवाब नहीं दे देता। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है। वो घबराकर बताता है कि मुख्य रास्ते से कवच वाले बड़ी छिपकली जैसे राक्षसों का एक झुंड गांव की तरफ आ रहा है। वैन तुरंत आदेश देता है कि पुल ऊपर उठा लिया जाए और गांव का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया जाए। गांव वाले घबराने लगते हैं, लेकिन वैन उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो उनकी रक्षा करेगा। वो कहता है कि वो अकेला इन राक्षसों से नहीं लड़ सकता,
इसलिए उसे सबकी मदद चाहिए। गांव वाले तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैन सबको दीवारों पर अपनी अपनी जगह संभालने का आदेश देता है। कैम्सन बताता है कि ऑर्थो और उसकी टोली सुबह शिकार पर गई है और अभी जल्दी वापस नहीं आएगी। कैम्सन खुद भी लड़ना चाहता है, लेकिन टिल रोते हुए उसे रोक लेती है। वैन डी को दीवार के ऊपर भेजता है ताकि वह दुश्मनों की संख्या देख सके। डी ऊपर जाकर लौटता है और बताता है कि लगभग 40 कवच वाली छिपकलियां उनकी तरफ बढ़ रही हैं। वह ये भी कहता है कि उन्हें मारना बेहद मुश्किल है, यहाँ तक कि अनुभवी सैनिकों का एक पूरा दल भी मुश्किल से एक राक्षस को हरा पाएगा। ये सुनकर वैन तुरंत आदेश देता है कि बैलिस्टा में लोहे के बड़े तीर लगाए जाए। सैनिक जानते हैं कि साधारण हथियार इन राक्षसों पर असर नहीं करेंगे, इसलिए वे वैन के बनाए हथियारों पर भरोसा करते हुए तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे ही पहला हमला होता है, सभी हैरान रह जाते हैं। लोहे के तीर आसानी से उन राक्षसों के कवच को चीरते हुए उनके शरीर में घुस जाते हैं। कुछ ही पलों में 10 राक्षस मारे जाते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ एक और बार चलाने जितने लोहे के तीर बचे होते हैं। डी तुरंत सबको दोबारा हथियार भरने का आदेश देता है, क्योंकि बाकी राक्षस तेजी से पास आ रहे हैं। दूसरे हमले के बाद भी कई राक्षस जिंदा बच जाते हैं। अब लोहे के सारे तीर खत्म हो चुके होते हैं। तब वैन आदेश देता है कि अब लकड़ी के तीर इस्तेमाल किए जाए। सैनिकों को विश्वास नहीं होता कि लकड़ी के तीर इतने मजबूत कवच को भेद पाएंगे, लेकिन डी एक बार फिर वैन पर भरोसा करता है और लकड़ी के तीर भरने का आदेश देता है। सबकी हैरानी के बीच लकड़ी के तीर भी राक्षसों के कवच को आसानी से चीर देते हैं। डी लगातार हमला करने का आदेश देता है। आखिरकार सारे कवच वाले राक्षस मारे जाते हैं। पूरे गांव में जीत की खुशी छा जाती है। सैनिक रिपोर्ट देते हैं कि उनकी तरफ से एक भी आदमी घायल नहीं हुआ। इतने बड़े युद्ध में उन्होंने बहुत कम तीर इस्तेमाल किए। डी गर्व से कहता है कि वैन सच में एक असाधारण इंसान है। लड़ाई खत्म होने के बाद गांव वाले उन सभी राक्षसों का मांस और बाकी काम की चीजें इकट्ठा कर लेते हैं। वैन सबकी मेहनत की तारीफ करता है। इतना सारा मांस देखकर वो उसी रात एक बड़े भोज का ऐलान कर देता है। पूरा गांव अपनी शानदार जीत का जश्न मनाता है। सब लोग खुशी खुशी खाना खाते हैं। रोंडा भावुक होकर कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके गांव के लोग फिर से इतना खुश होंगे या इतना अच्छा खाना खा पाएंगे। गांव वालों को ये देखकर भी हैरानी होती है कि एक कुलीन शासक उनके साथ बैठकर जश्न मना रहा है। हालांकि एस्पार्टा को लगता है कि ये शाही नियमों के हिसाब से ठीक नहीं है। दूसरी तरफ साहसी लोग भी राक्षस का मांस खाकर उसका स्वाद लेते हैं। डी को पता चलता है कि वैन ने कई नई तलवारें बनाई हैं। वो थोड़ा नाराज हो जाता है कि उसे पहले क्यों नहीं बताया गया। ऑर्थो अपनी नई तलवार दिखाते हुए कहता है कि उससे राक्षसों की हड्डियां भी बिना किसी मुश्किल के कट जाती हैं। प्यूरियल उसकी हल्की बनावट, पतली धार और तेज काटने की ताकत की तारीफ करता है। कुसाला कहता है कि तलवार देखने में भी बहुत सुंदर है। इसके बाद डी वैन से कहता है कि अगर वो आर्ब और लॉ के लिए भी ऐसी तलवारें बना दे तो वे उसकी पूरी कीमत देंगे, लेकिन वैन पैसे लेने से मना कर देता है। वह कहता है कि जैसे ही और धातु मिलेगी वो उनके लिए भी नए हथियार बना देगा। बातों बातों में उसे पता चलता है कि राक्षसों का मांस और उनसे मिलने वाला सामान बहुत महंगा बिकता है। वो खुश होकर सोचता है कि अब गांव बहुत अमीर बन जाएगा, लेकिन एस्पार्टा उसे याद दिलाता है कि अगर किसी गांव की कमाई 100 सोने के सिक्कों से ज्यादा हो जाए तो उसका 50% हिस्सा टैक्स के रूप में मार्क्वेस को देना पड़ता है। ये सुनकर वैन फैसला करता है कि अभी इस कमाई की बात उसके पिता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर याल्पा को इस जगह की असली कीमत पता चल गई तो वो खुद इस इलाके पर कब्जा कर लेंगे और वैन को किसी दूसरी जगह भेज देंगे। एस्पार्टा सुझाव देता है कि वे ये सामान सीधे मर्सिया को बेच दे। मर्सिया इस बात को छिपाने में भी मदद करेगा और राक्षसों को हराने का फायदा भी उसी को मिलेगा। अगले दिन 2 घूमने वाले व्यापारी गांव में पहुंचे। गांव को देखकर वे हैरान रह गए कि क्या यही वह दुरदराज का गांव है। खुद वैन मुख्य दरवाजे पर उनका स्वागत करता है। ये देखकर वे और भी चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि यही वही मशहूर प्रतिभाशाली लड़का है जिसके बारे में उन्होंने बहुत सुना था। वे अपना परिचय बेल और रैंगो के रूप में देते हैं, जो मेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आए हैं। वैन उनका स्वागत करता है और उन्हें गोदाम में ले जाता है, जहाँ आर्मर्ड लिजर्ड से मिले सामान को रखा गया है। वे तुरंत व्यापार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हालांकि बताते हैं कि सारा सामान ले जाने में 1 महीना लगेगा। वैन उन्हें अपने बनाए अच्छे हथियारों के बारे में भी बताता है और वे उन्हें खरीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब वैन उनसे इन हथियारों का प्रचार करने के लिए भी कहता है तो वे थोड़ा हिचकिचाते हैं। वैन समझ जाता है कि वे ऐसा करना तो चाहते हैं, लेकिन वो उनसे ज्यादा समझदार है, इसलिए वो उन्हें गांव में हमेशा के लिए एक दुकान खोलने का सुझाव देता है। ये बात दोनों को बहुत पसंद आती है और वैन तुरंत उनके लिए एक दुकान बना देता है। इसी दौरान पनामेरा और आटे आखिरकार गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं। हवेली में वैन और एस्पार्टा गांव के भविष्य की योजनाओं पर बात कर रहे होते हैं। एस्पार्टा सुझाव देता है कि ऐसा किलानुमा शहर बनाया जाए जिसमें 10,000 लोग रह सके। वो बताता है कि ज्यादातर शहर चौकोर बनाए जाते हैं,
लेकिन वैन कहता है कि शहर को तारे के आकार में बनाना बेहतर होगा, क्योंकि इससे दुश्मनों को हर कोने पर कब्जा करने में ज्यादा समय लगेगा। एस्पार्टा को ये विचार बहुत अच्छा लगता है। तभी आरबाकर बताता है कि फर्डिनांडो काउंटी से कुछ मेहमान आए हैं। वे पनामेरा और आटे होते हैं। पनामेरा अपना परिचय देती है और बताती है कि हाल ही में उसे नाइट से वाइकाउंट बनाया गया है। वहीं आटे बताती है कि वह काउंट फर्डिनांडो की सबसे छोटी बेटी है और अपने पिता की ओर से यहाँ आई है। वैन उनका स्वागत करता है और बैठने के लिए कहता है। पनामेरा कहती है कि वैन उम्र में आटे से भी छोटा है, लेकिन फिर भी बहुत शांत और समझदार है। फिर वह पूछती है कि उसके हिसाब से वे यहाँ किस वजह से आए हैं। वैन अंदाजा लगाता है कि वे ये देखने आए हैं कि क्या वो उनका दुश्मन बन सकता है और क्या उसे अपनी तरफ किया जा सकता है। पनामेरा हंसकर कहती है कि उसका जवाब बिल्कुल सही है। वो बताती है कि काउंट फर्डिनांडो वैन को लेकर सावधान है, क्योंकि उसे उस जमीन की जिम्मेदारी दी गई है जो उनके राज्य और यलानेटा राज्य के बीच में है। वो कहती है कि अगर मार्क्वेस ने अपना सबसे होनहार बेटा यहाँ भेजा है तो जरूर उसके पास कोई खास ताकत होगी। वैन साफ कहता है कि उसके पास किसी भी तत्व की जादू शक्ति नहीं है और इसी वजह से उसे यहाँ भेज दिया गया। वह कहता है कि काउंट को उससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन पनामेरा बताती है कि उसने कुछ ही समय में पूरे गांव को किले में बदल दिया है, पुराने घरों की जगह नए घर बना दिए हैं। इसलिए उसे लगा था कि वैन के साथ 5000 सैनिक भेजे गए होंगे। ये सुनकर वैन जोर से हंस पड़ता है और दोनों उसकी हंसी का कारण समझ नहीं पाते। पनामेरा पूछती है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। वैन बताता है कि उसके पिता ने उसे सिर्फ उसका सामान और कैम्सन के साथ यहाँ आने दिया था। फिर पनामेरा पूछती है कि उसके साथ एक बटलर, एक नाइट और एक नौकरानी क्यों है। एस्पार्टा बताता है कि उसने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ी ताकि वो वैन के साथ रहकर उसे आगे भी सिखा सके। डी कहता है कि वैन की प्रतिभा और दयालुता देखकर वो खुद अपनी इच्छा से यहाँ आया है। वह ये भी बताता है कि वह शियोवालिक ऑर्डर के वापस लौटने के आदेशों को लगातार नजरअंदाज कर रहा है। वैन मजाक में कहता है कि अगर उसने ऐसा ही किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वही टिल कहती है कि वो इसलिए आई क्योंकि वैन सबके साथ बराबरी का व्यवहार करता है और वो हमेशा उसकी सेवा करना चाहती है। जब पनामेरा पूछती है कि आखिर गांव इतना बदल कैसे गया, तब वैन उन्हें खुले मैदान में ले जाता है और कहता है कि वो अभी एक दीवार बनाकर दिखाएगा। एस्पार्टा अपनी धरती की जादू शक्ति से पत्थर की दीवार खड़ी करता है, लेकिन पनामेरा कहती है कि ये दीवार कुछ समय बाद अपनी जादुई शक्ति खत्म होने पर टूट जाएगी। तब वैन आगे बढ़ता है और अपनी प्रोडक्शन मैजिक से उस दीवार को मजबूत कंक्रीट की दीवार में बदल देता है। इसके बाद वो उन्हीं ब्लॉकों से एक विशाल दरवाजा भी बना देता है। ये सब देखकर पनामेरा हैरान रह जाती है। आर्टे वैन से उसकी जादुई शक्ति के बारे में पूछती है। वैन बताता है कि उसके पास प्रोडक्शन मैजिक है, जिसे दुनिया का सबसे बेकार जादू माना जाता है। वह ये भी बताता है कि जब उसके पिता को उसकी इस शक्ति का पता चला तो उन्होंने उसे इसी गांव में भेज दिया। पनामेरा मानती है कि अभी भी उसे पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब वो सब समझ गई है। फिर वह बताती है कि उसे यहाँ एक और काम के लिए भेजा गया था। उसे आर्टे की शादी का प्रस्ताव वैन को देना था। असली वजह जानने के बाद वैन कहता है कि वो इस गांव को आगे बढ़ाना चाहता है और किसी से लड़ाई नहीं चाहता, इसलिए वह शादी का प्रस्ताव ठुकरा देता है। पनामेरा मानती है कि वह खुद भी इस शादी के खिलाफ थी और यहाँ उसे रोकने के इरादे से आई थी, लेकिन अब सब कुछ जानने के बाद उसकी सोच बदल गई है। अब उसे लगता है कि अगर आटे की शादी वैन से हो जाए तो वो बहुत खुशकिस्मत होगी। वैन हैरान हो जाता है। पनामेरा कहती है कि वैन दूर की सोच रखता है, लोगों को साथ लेकर चल सकता है, उसके पास ज्ञान भी है, मजबूत इरादा भी, और वह एक बेहतरीन जादूगर भी है। उसकी इतनी तारीफ सुनकर वैन खुश हो जाता है। फिर पनामेरा आटे से पूछती है कि वो क्या सोचती है। आटे शर्माते हुए कहती है कि वैन बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो अभी उसे अच्छी तरह नहीं जानती, इसलिए शादी के बारे में अभी नहीं सोच सकती। वैन भी कहता है कि अभी शादी का सही समय नहीं है। पनामेरा कहती है कि वे आज रात यही रुकेंगे ताकि दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जान सके। ये सुनकर वैन घबरा जाता है। वो तो यहाँ तक कह देती है कि आटे आज रात वैन की हवेली में ही रुके, लेकिन आटे उसके साथ एक ही कमरे में रहने से मना कर देती है। तब वैन तुरंत उनके लिए एक सराय बना देता है। कुछ ही पल में पूरी सराय तैयार हो जाती है और वे दोनों उसकी इस शक्ति को देखकर हैरान रह जाते हैं। रात को तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। वैन उम्मीद करता है कि उन्हें आर्मर्ड लिजर्ड का बना खाना पसंद आएगा। आटे कहती है कि खाना बहुत स्वादिष्ट है। जब वैन उससे उसके शौक के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसे गुड़िया और फूल जैसी प्यारी चीजें पसंद है। वैन कहता है कि उसने यहाँ कभी गुड़िया नहीं देखी और वो उन्हें देखना चाहता है। ये सुनकर आटे खुश हो जाती है कि वैन सच में उनमें दिलचस्पी रखता है। टिल और कैम्सन भी कहते हैं कि वे भी गुड़िया देखना चाहते हैं। आटे मुस्कुराकर कहती है कि वो अगले दिन सबको दिखाएगी। बाद में आटे वैन का धन्यवाद करती है और मानती है कि सगाई की बात को लेकर वो काफी घबराई हुई थी, लेकिन अब उसे लगता है कि वैन बहुत अच्छा इंसान है और वह खुश है कि उनकी मुलाकात हुई। इतना कहकर वह शर्माते हुए सभी को शुभ रात्रि कहती है और चली जाती है। हवेली में वापस आकर एस्पार्टा कहता है कि अगर काउंट ने अपनी बेटी को यहाँ भेजा है तो शायद उसके पास भी किसी तत्व की जादुई शक्ति नहीं है। वैन कहता है कि वह उसकी भावना समझ सकता है। फिर वह कहता है कि अगर वह चाहे तो इस गांव में रह सकती है।
दूसरी तरफ पनामेरा सोचती है कि वो अगले दिन वापस जाने वाली थी, लेकिन अब कुछ दिन और रुकेगी ताकि आटे की मदद कर सके। बाद में वो खुद भी मानती है कि उसे अगले दिन फिर से वैन से मिलने का इंतजार रहेगा। अगली सुबह टिल और कैम्सन जल्दी से वैन को जगाते हैं और बताते हैं कि झील के पास एक जरूरी मामला हो गया है। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि गांव वालों ने उस झील का नाम वैन के नाम पर रख दिया है, क्योंकि उसने गांव के लिए बहुत कुछ किया है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बड़ी भीड़ जमा है। वैन पानी में एक रहस्यमयी लड़की को देखता है। एस्पार्टा बताता है कि वह अपकालू जाति की है, जो आधी इंसान और आधी मछली होती है। बहुत कम लोग इस जाति को कभी देख पाते हैं। वैन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। तब वह टिल और कैम्सन से थोड़ा मांस लाने के लिए कहता है। जब वो उसे मांस देता है तो वह किनारे के पास आकर पूछती है कि क्या ये उसके लिए है। वैन हाँ कहता है और वह एक टुकड़ा खा लेती है। वैन बताता है कि ये मांस आर्मर्ड लिजर्ड का है। जब वो पूछती है कि उन लिजर्ड्स को किसने हराया, तो सब लोग वैन की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन वैन कहता है कि ये पूरी टीम की मेहनत थी। इतना सुनते ही वो लड़की फिर से पानी में चली जाती है और सब सोचने लगते हैं कि क्या वो दोबारा आएगी। अगले दिन कई अपकालू झील में दिखाई देते हैं, उनमें वही लड़की भी होती है। वैन सोचता है कि कहीं ये लोग आर्मर्ड लिजर्ड्स को अपना देवता तो नहीं मानते, लेकिन एस्पार्टा कहता है कि उसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तभी अपकालू जाति का एक आदमी आगे आता है और कहता है कि वो वैन से बात करना चाहता है। वह वैन का धन्यवाद करता है कि उसने उसकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार किया। फिर वो कहता है कि उसने सुना है कि वैन ने आर्मर्ड लिजर्ड्स को हराया था। जब वैन इसकी पुष्टि करता है तो पूरा समूह हैरान रह जाता है। इसके बाद वह आदमी सबको चौंकाते हुए घोषणा करता है कि अब वैन उसकी बेटी प्रियोरा से शादी कर सकता है। वो अपना नाम लाडा वेस्टा बताता है और कहता है कि प्रियोरा उसकी इकलौती बेटी है। वह गर्व से कहता है कि बड़ी होकर वो बहुत सुंदर बनेगी। वैन कहता है कि प्रियोरा अभी तो छोटी बच्ची है, फिर शादी की बात क्यों हो रही है। वेस्टा बताता है कि हाल ही में आर्मर्ड लिजर्ड्स ने उनकी नदियों पर हमला कर दिया था, जिससे उनकी जाति को बहुत नुकसान हुआ। इसलिए वह अपनी बेटी के लिए ऐसा पति चाहता है जो उनकी रक्षा कर सके। वैन जवाब देता है कि इसके लिए शादी करना जरूरी नहीं है। उसका मानना है कि प्रियोरा को भविष्य में अपनी पसंद से शादी करनी चाहिए। वह यह भी वादा करता है कि शादी हो या न हो, वो उनकी पूरी जाति की रक्षा करेगा। ये सुनकर वेस्टा खुश हो जाता है और अपनी जाति के साथ गांव के पास बसने के लिए तैयार हो जाता है। वैन तुरंत झील के बीच में उनके रहने के लिए 2 बड़े आरामदायक स्थान बना देता है। थोड़ी ही देर में सारे अपकालू वहां रहने लगते हैं और अपने नए घर से बहुत खुश दिखाई देते हैं। इसके बाद एस्पार्टा वैन को याद दिलाता है कि अभी गांव की गंदे पानी की व्यवस्था भी बनानी है। वेस्टा उनकी बात सुन लेता है और पूछता है कि क्या वह किसी तरह मदद कर सकता है। तब वैन बताता है कि उसने पूरे गांव के नीचे बड़ी पाइपें बिछाई हैं और वह चाहता है कि खाई का पानी उनमें बहकर गंदगी को बाहर ले जाए। पानी पर अच्छी पकड़ होने की वजह से वेस्टा कहता है कि उसकी जाति दिन में कई बार पानी का बहाव संभाल सकती है। वह कहता है कि गांव में रहने देने के बदले वे इतना तो कर ही सकते हैं। वैन उनका धन्यवाद करता है। कुछ समय बाद पनामेरा और आटे वहां पहुंचते हैं और अपकालू लोगों को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी एक गलतफहमी हो जाती है। प्रियोरा खुद को वैन की पत्नी कहती है और जिद करती है कि वो आगे भी उसी से शादी करेगी। बाद में वैन और आटे झील में नाव की सैर करने निकलते हैं। वैन कहता है कि आज मौसम बहुत अच्छा है और उम्मीद करता है कि आटे को सुबह की ताजी हवा पसंद आ रही होगी। आटे मुस्कुराकर कहती है कि उसे ये बहुत अच्छा लग रहा है। वह अपकालू वाली बात को लेकर माफी भी मांगती है और मानती है कि उसने बिना पूरी बात जाने गलत समझ लिया था। साथ ही वो गांव को इतना बदल देने के लिए वैन की तारीफ करती है और कहती है कि वो सच में कमाल का इंसान है। तभी अचानक प्रियोरा पानी से निकल कर आती है और अपने पति को आवाज देती है। वो पूछती है कि आटे कौन है। आटे विनम्रता से अपना परिचय देती है। वैन समझाता है कि वे दोनों अकेले बात कर रहे हैं, लेकिन तभी प्रियोरा के दोस्त भी वहां आ जाते हैं और सभी वैन का अभिवादन करते हैं। शरारत करते हुए वे नाव को हिलाने लगते हैं। इससे आटे का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे वैन की छाती से टकरा जाती है। ये देखकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। वैन साफ साफ कहता है कि वह प्रियोरा का पति नहीं है और इस बारे में वो उसके पिता से पहले ही बात कर चुका है, लेकिन प्रियोरा नाराज होकर वहां से चली जाती है। उसके बाकी दोस्त वैन को बुरा आदमी कहने लगते हैं और नाव को और जोर से हिलाने लगते हैं, जिससे वैन और आटे दोनों डर जाते हैं। बाद में वेस्टा गुस्से में वैन के पास आता है और उस पर दूसरी लड़की के साथ धोखा करने का आरोप लगाता है। मामला सुलझाने के लिए वो एक प्रतियोगिता रखने का प्रस्ताव देता है, जिसमें तय होगा कि भविष्य में वैन की पत्नी कौन बनेगी। ये सब सुनकर वैन बहुत परेशान हो जाता है। डी तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और बाकी सभी भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेस्टा घोषणा करता है कि मुकाबला 3 चरणों में होगा और पहले खेल का चुनाव वैन करेगा। थोड़ा सोचने के बाद वैन पूल वॉलीबॉल खेलने का सुझाव देता है। एस्पार्टा कहता है कि उसने पहले कभी ऐसा खेल नहीं सुना। वैन सबके लिए तैराकी के कपड़े भी बना देता है। पनामेरा भी इंसानों की टीम में शामिल हो जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि वैन और आटे की शादी हो। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, अपकालू लोगों की टीम इंसानों पर भारी पड़ने लगती है, लेकिन पनामेरा हार नहीं मानती और रो रही टिल का हौसला बढ़ाती है। दोनों मिलकर एक नई चाल चलते हैं।
टिल गेंद ऊपर उछालती है और पनामेरा जोरदार वार करती है। कुछ समय तक यह तरीका काम भी करता है, लेकिन कड़े मुकाबले के बाद भी आखिरकार अपकालू टीम जीत जाती है। दूसरे खेल के लिए वेस्टा झील के पार 2 लोगों की रिले तैराकी प्रतियोगिता चुनता है। वैन कहता है कि अपकालू लोग बहुत अच्छे तैराक होते हैं, इसलिए लगता है कि अब उसे प्रियोरा से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन डी पूरे भरोसे के साथ कहता है कि वह ये मुकाबला जीतेगा और कैम्सन के साथ जोड़ी बनाता है। दौड़ शुरू होते ही प्रियोरा बढ़त बना लेती है, लेकिन कैम्सन उसके पीछे बना रहता है। प्रियोरा और तेजी से तैरने के लिए पानी के अंदर गोता लगा देती है। जब कैम्सन तय जगह तक पहुंचता है, तब डी उसकी जगह लेता है और बटरफ्लाई स्टाइल में तैरना शुरू करता है। वैन सोचता है कि उसने यही तरीका क्यों चुना। तब आर्ब और लॉ बताते हैं कि यही डी की सबसे तेज तैराकी की शैली है। सच में डी बहुत तेजी से आगे निकल जाता है और आखिरकार इंसानों की टीम ये दौड़ जीत जाती है। इंसानों की टीम खुशी से जश्न मनाने लगती है। वेस्टा को यकीन ही नहीं होता कि उसकी टीम तैराकी जैसी प्रतियोगिता हार गई। अब सिर्फ एक आखिरी मुकाबला बाकी रहता है और वो वैन से कहता है कि अब तीसरा खेल भी वही चुने। आखिरी मुकाबले के लिए वैन एक बर्फ घिसने वाली मशीन बनाता है और प्लूरल से अपनी पानी की जादू शक्ति से बर्फ बनाने के लिए कहता है। इसके बाद वह बर्फ का गोला बनाकर 4 कटोरियों में रखता है और कहता है कि जो इसे सबसे जल्दी खा लेगा वही इस मुकाबले का विजेता होगा। इस बार वैन खुद मुकाबले में उतरता है और आटे उसकी साथी बनने का फैसला करती है। आखिरी समय पर पनामेरा उससे पूछती है कि क्या वो उसकी जगह लेना चाहती है, लेकिन आटे कहती है कि वो ठीक है और खुद ही खेलेगी। मुकाबला शुरू होते ही आटे, वैन, वेस्टा और प्रियोरा तेजी से बर्फ का गोला खाने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद चारों को ठंडी बर्फ खाने की वजह से सिर में तेज दर्द होने लगता है। इसके बावजूद कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। वैन एक पल के लिए सोचता है कि वो हार मान ले, लेकिन जब वो देखता है कि आटे अभी भी हार नहीं मानी है, तो वो पहले से भी तेजी से खाना शुरू कर देता है। आखिरकार वैन और आटे आखिरी मुकाबला जीत जाते हैं। इंसानों की टीम खुशी से जश्न मनाने लगती है, लेकिन वेस्टा अब भी सगाई खत्म करने को तैयार नहीं होता। उसका कहना है कि वैन अभी भी उसकी बेटी के लायक है। इसके बाद अपकालू लोग फिर से पानी के नीचे लौट जाते हैं। इतनी ठंडी बर्फ खाने की वजह से वैन के पेट में दर्द होने लगता है। वहीं बाकी सभी लोग वैन और आटे की जीत की तारीफ करते हैं। तभी आटे अपने बचपन की बात बताती है। वो कहती है कि उसके पिता हमेशा अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उसके साथ समय ही नहीं बिताते थे। उसकी माँ ने भी उसे एक दाई के भरोसे छोड़ दिया था और कभी उसकी परवाह नहीं की। इसकी वजह सिर्फ एक थी, सब लोग उसे नाकाम समझते थे क्योंकि उसकी जादुई शक्ति मैरियोनेट मैजिक थी, जिससे वो सिर्फ अपनी गुड़ियों को चला सकती थी। उसकी माँ को ये शक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने बचपन से यही सुना कि उसकी जादुई शक्ति बुरी मानी जाती है और बड़े घरानों के लोग उससे नफरत करते हैं, इसलिए कोई उससे ठीक से बात भी नहीं करता था। जब वो 10 साल की हुई तब उसके पिता ने उसे बताया कि उसकी सगाई कर दी जाएगी। ये सुनकर उसकी चिंता और बढ़ गई, लेकिन वैन से मिलने के बाद उसकी सोच बदल गई। उसने देखा कि वैन के पास भी किसी तत्व की जादू शक्ति नहीं है, फिर भी उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। यही देखकर आटे फैसला करती है कि अब वो अपनी जादुई शक्ति की गंभीरता से अभ्यास करेगी। गांव लौटने के बाद वैन घोषणा करता है कि आगे के विकास की तैयारी के लिए और भी मजबूत दीवारें बनाई जाएंगी। वो सभी से कहता है कि काम करते समय सावधानी रखें और किसी को चोट न लगे। लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए वो वादा करता है कि रात को सबके लिए बड़ा बारबेक्यू रखा जाएगा। कुछ देर बाद आटे वहाँ आती है और वैन को नमस्ते करती है। वैन भी मुस्कुराकर उसका स्वागत करता है। आटे कहती है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है। वैन महसूस करता है कि वो पहले से कहीं ज्यादा खुश और उत्साहित लग रही है। वह सोचता है कि आखिर उसमें इतना बदलाव कैसे आ गया। आटे थोड़ी झिझकते हुए पूछती है कि क्या वे कुछ समय साथ बिता सकते हैं। वैन खुशी से उसकी बात मान लेता है। उधर जंगल में ऑर्थो और उसकी टीम किसी खतरनाक चीज से जान बचाकर भाग रहे होते हैं। सबकी मेहनत से केवल 2 हफ्तों में तारे के आकार वाली गांव की पूरी किलेबंदी तैयार हो जाती है। पनामेरा इतनी तेजी से हुआ यह काम देखकर बहुत प्रभावित होती है। वैन बताता है कि जब यहाँ और लोग, व्यापारी और साहसी लोग बसने आएंगे तब वे और भी घर बनाएंगे। पनामेरा कहती है कि उसे वैन से थोड़ी जलन होती है क्योंकि उसका भी हमेशा अपना इलाका होने का सपना था। फिर वह हंसते हुए कहती है कि अब वह अगली लड़ाई में और ज्यादा नाम कमाएगी। उसकी नजर वैन की बनाई नई बैलिस्टा पर पड़ती है और वो उसमें बहुत दिलचस्पी दिखाती है। वैन बताता है कि ये पहले वाले मॉडल से बेहतर है और इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अलग अलग तीर छोड़े जा सकते हैं। वह कैम्सन से इसका प्रदर्शन करने के लिए कहता है। जैसे ही कैम्सन एक बोल्ट चलाता है, वो बिजली की तरह जंगल की ओर उड़ता है और वहाँ जोरदार धमाका होता है। ये देखकर पनामेरा दंग रह जाती है और तुरंत एक बैलिस्टा खरीदने की इच्छा जताती है, लेकिन वैन साफ मना कर देता है और कहता है कि ये बिकाऊ नहीं है। तब पनामेरा कहती है कि अगर वो उसे एक बैलिस्टा दे दे तो वो उसके बदले उसका एक एहसान मानेगी। वैन ये बात मान लेता है और कहता है कि वो सही समय आने पर वो एहसान जरूर मांगेगा। पनामेरा कहती है कि इतनी बड़ी बैलिस्टा को ले जाना आसान नहीं होगा, लेकिन वो खुद इसकी व्यवस्था कर लेगी। साथ ही वो लोहे के बोल्ट भी खुद बनवा सकती है। तभी कैम्सन कहता है कि उसे वैन के बनाए कुछ बोल्ट भी साथ ले जाने चाहिए। जब पनामेरा पूछती है कि क्यों,
तब कैम्सन उसे वैन की बनाई एक तलवार दिखाता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई ऐसी तलवार है जिसे टूट जाने का डर न हो। पनामेरा आत्मविश्वास से अपनी तलवार आगे कर देती है और कहती है कि इसे कोई नहीं तोड़ सकता। कैम्सन सिर्फ एक वार करता है। पहले तो पनामेरा को लगता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल उसकी तलवार 2 टुकड़ों में टूट जाती है। वो हैरानी से अपनी तलवार को देखती रह जाती है और पूछती है कि ये किस धातु से बनी है। वैन बताता है कि ये साधारण लोहे से बनाई गई है। फिर वह कहता है कि बैलिस्टा के बोल्ट भी इसी लोहे से बने हैं और वे आर्मर्ड लिजर्ड्स की मजबूत खाल को भी आसानी से चीर सकते हैं। ये सुनकर पनामेरा कुछ बोल्ट भी मांग लेती है और वैन खुशी से उसे दे देता है। वह कैम्सन का भी धन्यवाद करती है कि उसने इन हथियारों की ताकत दिखा दी। अचानक सभी देखते हैं कि ऑर्थो और उसकी टीम उनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं और उनके पीछे एक विशाल ड्रैगन लगा हुआ है। ऑर्थो कहता है कि वे ड्रैगन का ध्यान भटकाएंगे ताकि बाकी लोग सुरक्षित गांव तक पहुंच सके, लेकिन वैन फैसला करता है कि वो बैलिस्टा से ड्रैगन को मार गिराने की कोशिश करेगा। पनामेरा भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। पनामेरा आटे को तुरंत अंदर जाने के लिए कहती है और सभी लोगों को किले की दीवारों पर अपनी अपनी जगह लेने का आदेश देती है। वैन आटे से माफी मांगता है कि उसे इस खतरनाक स्थिति में आना पड़ा, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि उसकी बनाई नई बैलिस्टा कम से कम ड्रैगन को घायल करके वापस जंगल में भेज सकती है। फिर वह टिल से कहता है कि वह आटे को सुरक्षित जगह ले जाए और साथ ही डी और बाकी शूरवीरों को पूरी स्थिति बता दे। जैसे जैसे ड्रैगन तेजी से गांव की तरफ बढ़ता है, वैन समझ जाता है कि उसे गांव तक पहुंचने नहीं देना चाहिए। वो लोगों को आदेश देता है कि बैलिस्टा तैयार करें और उसके पंखों पर निशाना लगाएं। इसी बीच उनकी टीम का एक सदस्य गिर जाता है। बाकी लोग ड्रैगन का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। कुसाला अपना चाकू फेंककर ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। वो उसे गांव से दूर ले जाना चाहता है, लेकिन ऑर्थो उसे आदेश देता है कि वो किले की तरफ भागे। वैन तुरंत अपने लोगों को हमला करने का आदेश देता है और साथ ही कहता है कि कुसाला को चोट नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ड्रैगन बड़ी आसानी से सारे बोल्ट बचा लेता है। तब पनामेरा कहती है कि अब उसकी बारी है। वैन समझ जाता है कि इतनी कम उम्र में वाइकाउंट बनने का मतलब है कि वो बहुत ताकतवर जादूगर है। तभी पता चलता है कि उसके पास अग्नि तत्व की जादू शक्ति है। वह अपने आग के जादू से ड्रैगन पर जोरदार हमला करती है। एक बड़ा धमाका होता है और ड्रैगन नीचे गिर जाता है। वैन उसकी ताकत देखकर दंग रह जाता है, लेकिन कुछ ही पल बाद ड्रैगन आग के बीच से फिर उठ खड़ा होता है और पहले से भी ज्यादा गुस्से में दिखाई देता है। वैन तुरंत सभी बैलिस्टा चलाने का आदेश देता है। ड्रैगन उड़कर बचने की कोशिश करता है, लेकिन कई बोल्ट उसके पंखों में जा लगते हैं। वैन दूसरी बार हमला करने का आदेश देता है, लेकिन इस बार ड्रैगन आसानी से सारे हमले बचाकर गांव की तरफ बढ़ता रहता है। उधर ऑर्थो और उसकी पूरी टीम सुरक्षित किले के अंदर पहुंच जाती है। वैन उन्हें सही सलामत देखकर राहत की सांस लेता है, लेकिन उसे पता है कि बाहर अभी भी कई लोग खतरे में हैं। पनामेरा लगातार अपने आग के जादू से ड्रैगन पर हमला करती रहती है, लेकिन वो अकेले उसे खत्म नहीं कर पाती। वैन सभी को पीछे हटने का आदेश देता है। पनामेरा सबसे पहले गांव के अंदर पहुंचती है ताकि बाकी लोगों के लिए रास्ता तैयार रहे। आग से ड्रैगन के पंख जल जाते हैं, लेकिन वो नई बनी किले की दीवार तोड़ देता है। तभी एस्पार्टा वैन के मना करने के बावजूद आगे बढ़ जाता है। वो कहता है कि जब तक सब लोग सुरक्षित नहीं पहुंच जाते, तब तक वो ड्रैगन को रोक कर रखेगा और फिर खुद पीछे हट जाएगा। धरती की जादू शक्ति से वो कुछ समय के लिए ड्रैगन को रोक देता है। वैन ये देखकर परेशान हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि जल्दी भागो, लेकिन एस्पार्टा हंसते हुए कहता है कि उसकी बूढ़ी हड्डियां इतनी तेज नहीं दौड़ सकती और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। ये देखकर कैम्सन भी उसके साथ रुकने का फैसला करता है और वैन से कहता है कि वो आगे बढ़ जाए। गांव की तरफ भागते हुए वैन समझ जाता है कि उन्हें थोड़ा और समय चाहिए, नहीं तो ड्रैगन सबको पकड़ लेगा। उसी समय पनामेरा आकर बताती है कि सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। वैन उससे पूछता है कि क्या अब वो उसका दिया हुआ एहसान मांग सकता है। पनामेरा बिना हिचकिचाए हाँ कह देती है। तब वैन कहता है कि जैसे ही ड्रैगन गांव के पास आए, वो उस पर पूरी ताकत से आग का हमला करे। उसके बाद सभी लोग लगातार बैलिस्टा चलाकर उसे वही रोक देंगे। पनामेरा कहती है कि ये बहुत अच्छा तरीका है। जैसे ही ड्रैगन बंधन तोड़कर गांव की ओर बढ़ता है, वैन सभी लोगों को बैलिस्टा तैयार रखने का आदेश देता है। तभी डी, आर और लॉ सीधे ड्रैगन से लड़ने के लिए बाहर निकल जाते हैं। डी कहता है कि अब उनके पास वैन के बनाए हथियार है, इसलिए वे उसका सामना कर सकते हैं। तीनों मिलकर ड्रैगन पर जोरदार हमला करते हैं, लेकिन ड्रैगन पलटकर उन्हें दूर फेंक देता है। जब वो उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एस्पार्टा अपनी धरती की जादू शक्ति से उसके सामने एक बड़ी दीवार खड़ी कर देता है, जिससे उन्हें पीछे हटने का समय मिल जाता है। इसके बाद वह पनामेरा को इशारा करता है। पनामेरा आग का हमला करती है। जैसे ही ड्रैगन आग में घिर जाता है, वैन सभी बैलिस्टा एक साथ चलाने का आदेश देता है। कई बोल्ट ड्रैगन के शरीर में धंस जाते हैं और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। जब ड्रैगन आखिरी बार अपनी आंखें खोलता है, तभी डी एक ही वार में उसका सिर काट देता है। वैन जीत की घोषणा करता है और पूरा गांव खुशी से जश्न मनाने लगता है। डी और आटे वैन के पास आते हैं और उसका हाल पूछते हैं। वैन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है,
पनामेरा उसे बधाई देती है और कहती है कि वो सच में एक महान नेता है। लेकिन वैन जीत का पूरा श्रेय एस्पार्टा और डी को देता है। वो कहता है कि उसे गर्व है कि वे दोनों उसके दोस्त हैं। पनामेरा कहती है कि असली जीत वैन की वजह से मिली है, क्योंकि योजना उसी ने बनाई, आदेश उसी ने दिए और ड्रैगन को हराने वाले हथियार भी उसी ने बनाए। वैन फिर भी कहता है कि उसे अपनी बैलिस्टा को और बेहतर बनाना होगा ताकि वो लगातार कम से कम 10 बोल्ट चला सके। पनामेरा डी को ड्रैगन स्लेयर कहती है और सुझाव देती है कि इस जीत का एक बड़ा समारोह होना चाहिए। कुछ समय बाद पूरे गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं। वैन सबको बताता है कि ड्रैगन को हरा दिया गया है। इसके बाद वह पनामेरा को बोलने के लिए बुलाता है। पनामेरा कहती है कि अगर कुछ खास लोगों ने बहादुरी नहीं दिखाई होती तो आज पूरा गांव नष्ट हो सकता था। वो सबसे पहले डी की तारीफ करती है, जिसने एक ही वार में ड्रैगन का सिर काट दिया। इसके बाद वह स्पार्टा की प्रशंसा करती है, जिसने अपनी धरती की जादू शक्ति से ड्रैगन को रोककर सबको बचने का मौका दिया। अंत में वह कहती है कि ये जीत कभी संभव नहीं होती अगर वैन के पास उसका ज्ञान, उसकी योजनाएं और उसके बनाए हथियार न होते। ये सुनकर पूरा गांव वैन के लिए जोरदार तालियां बजाता है। पनामेरा ये भी कहती है कि वैन की पहले से बनाई गई सुरक्षा योजनाओं की वजह से गांव को बहुत कम नुकसान हुआ और किसी की भी जान नहीं गई। इसके बाद पनामेरा के अतीत की कहानी सामने आती है। वो शाही सैनिकों के परिवार में पैदा हुई थी। जब पता चला कि उसके पास अग्नि तत्व की जादू शक्ति है, तब उसे प्रशिक्षण के लिए काउंटी भेज दिया गया। उसने बहुत मेहनत की। केवल 16 साल की उम्र में वह सेना की कमांडर बन गई। उसने कई लड़ाइयां लड़ी और खूब नाम कमाया। सिर्फ 6 साल के अंदर ही उसे वाइकाउंट का पद मिल गया। एक दिन काउंट फर्डिनांडो ने उसे बुलाया और बताया कि उनकी सबसे छोटी बेटी की शादी एक दूर के गांव के छोटे मालिक से होने वाली है। उन्होंने कहा कि लड़का अभी बच्चा है, इसलिए ज्यादा औपचारिकता की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद पनामेरा की मुलाकात आर्टे से हुई। उसने आर्टे से कहा कि अगर वो लड़का निकम्मा निकला तो वो उसकी तरफ से शादी से मना कर देगी। आर्टे उससे पूछती है कि क्या उसे अपने ही घर में नहीं चाहा जाता। पनामेरा उसे समझाती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके सभी बड़े भाई बहनों की पहले ही सगाई हो चुकी है, इसलिए अब उसकी बारी आई है। पनामेरा खुद भी उसकी चिंता को समझ सकती थी, क्योंकि जब उसका परिवार उसे प्रशिक्षण के लिए दूर भेज रहा था तब उसने भी ऐसा ही महसूस किया था। लेकिन वैन से मिलने के बाद उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। इससे आर्टे भी खुद को सुरक्षित और अपनापन महसूस करने लगी। वर्तमान में लौटकर पनामेरा घोषणा करती है कि वो वैन के साथ बराबरी का गठबंधन करना चाहती है। वो गांव वालों से कहती है कि अगर वे उसके साथ मिलते हैं तो वो उन्हें वो सारी मदद देगी जो मार्क्विस ने कभी नहीं दी। वैन भी सोचता है कि ये गठबंधन दोनों के लिए पैसे और राजनीति दोनों के लिहाज से फायदेमंद रहेगा। उसके पिता पहले ही उससे रिश्ता तोड़ चुके हैं, इसलिए ये उसके लिए एक अच्छा मौका है। वह पनामेरा का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। वैन खुश होता है कि वे बिना किसी नुकसान के ड्रैगन को हराने में सफल रहे। इसके बाद एस्पार्टा कहता है कि अब उन्हें ऐसा शहर बनाना चाहिए जिसमें 10,000 लोग रह सके। इसके लिए उन्हें शहर को और आकर्षक बनाना होगा ताकि नए लोग यहाँ आकर बसना चाहें। तभी टिल और कैम्सन दौड़ते हुए आते हैं और बताते हैं कि बेल और रैंगो फिर से गांव लौट आए हैं। इस बार वे मेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दूसरे व्यापारियों को भी साथ लाए हैं ताकि ड्रैगन से मिले सामान को खरीद सके। ये सुनकर वैन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। वह सभी व्यापारियों को गोदाम में ले जाता है। वहाँ पहुंचकर वह उत्सुकता से पूछता है कि आखिर इस ड्रैगन की कीमत कितनी होगी। बेल और रैंगो बताते हैं कि ड्रैगन का शरीर लगभग पूरी तरह सही हालत में है, इसलिए उसकी कीमत कम से कम 100 प्लैटिनम सिक्के होगी। वैन तुरंत जापानी पैसे के हिसाब से हिसाब लगाता है और ये जानकर हैरान रह जाता है कि उसकी कीमत लगभग 10 अरब येन है। इसके बाद बाकी दोनों व्यापारी बताते हैं कि मेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ड्रैगन से मिला पूरा सामान खरीदने के लिए तैयार है। इसी के साथ इस भाग को यही समाप्त करते हैं।